के.एस. ईश्वरप्पा कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता हैं। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी फिर से कर्नाटक में जीत जाती है तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे। 75 साल के ईश्वरप्पा का कहना है कि उन्हें अजान की आवाज़ से सिरदर्द होता है। सिरदर्द की समस्या से जूझने वाले ईश्वरप्पा वही नेता हैं जो राज्य की वर्तमान बीजेपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में भ्रष्टाचार राज्य में एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राज्य की चुनावी फिजा में बाकी मुद्दों पर धर्म से जुड़े मुद्दे हावी हैं। स्टोरी में इसी पे बात करेंगे कि कर्नाटक चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे धर्म से जुड़े हैं जो हावी हैं। दरअसल कर्नाटक एक बड़ा राज्य है। यहाँ विधानसभा की 224 सीटें हैं और लोकसभा की 28। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी, 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र, 42 लोकसभा सीटों वाले वेस्ट बंगाल, 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार, 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु और 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के बाद लोकसभा सीटों के लिहाज से कर्नाटक 7वें नंबर पर है देश भर में। भारतीय राजनीति को लेकर आम राय ये रही है कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है वो उस राज्य में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में होती है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए 2024 के इलेक्शन से पहले कर्नाटक जो है वो डू और डाई का इलेक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे अहम चुनाव से पहले राज्य में धर्म से जुड़े मुद्दे हावी हैं। ऐसा एक मुद्दे का उदाहरण है हिजाब बैन। 2022 की 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार का एक आदेश आया। इस आदेश के जरिए हिजाब पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाने का कारण बताते हुए कहा गया कि इससे शांति और सद्भाव बिगड़ता है। सरकारी आदेश आने से पहले जनवरी महीने में ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। दरअसल जनवरी में उडुपी और बेंगलुरु के 2 सरकारी कॉलेजों ने हिजाब पर बैन लगा दिया था। इस बैन का विरोध हुआ, फिर विरोध का विरोध हुआ। बाद में हिजाब बैन के विरोध को राज्य सरकार का समर्थन मिला। अभी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। हिजाब विवाद अभी चल ही रहा था कि उसके कुछ महीने बाद खबर आई कि मुस्लिम व्यापारी और दुकानदार कर्नाटक के मंदिरों के पास लगने वाले मेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। मुस्लिम वेंडर्स पर लगे इस बैन को लागू करवाने में सिर्फ हिंदू संगठन नहीं बल्कि राज्य की सरकार भी शामिल रही। बैन को जायज ठहराने के लिए सरकार द्वारा उस कानून का हवाला दिया गया जिसके मुताबिक किसी मंदिर के करीब कोई गैर हिंदू किसी प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं ले सकता। और करने लायक बात यह है कि लीज अक्सर लंबे समय के लिए होती है, जबकि मेलों में रेहड़ी पटरी और जो छोटे दुकान लगाते हैं दुकानदार वो एक समय के बाद वहां से चले जाते हैं और फिर ये दुकानें हटा ली जाती हैं। कर्नाटक में इसके पहले मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे मेलों में हिस्सा लेते आए हैं। हालांकि मुस्लिम वेंडर्स के इस मामले में कर्नाटक बीजेपी के ही 2 नेताओं ने इस बैन का विरोध भी किया था। हिजाब और वेंडर्स पर बैन के अलावा एक मामले में बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने हलाल मीट को आर्थिक जिहाद बताया था, इसके सेल को। ये बात भी पिछले साल की है। उनका मानना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं से मीट नहीं खरीदते क्योंकि हिंदू हलाल मीट नहीं बेचते। उनका ये भी कहना है कि ऐसे में ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों से मीट ना खरीदें। पिछले ही साल कर्नाटक में एक छात्रा को एक व्हाट्सएप स्टेटस के लिए भी अरेस्ट कर लिया गया था। गिरफ्तार की गई 25 साल की कुटमा शेख ने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। स्टेटस में लिखा था कि ऊपर वाला हर देश को शांति, एकता और सद्भाव दे। इसी स्टेटस की वजह से बागलकोट जिले के एक व्यक्ति ने छात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप था कि छात्रा पाकिस्तान को रिपब्लिक डे विश कर रही है। दरअसल ये स्टेटस छात्रा ने 23 मार्च को पोस्ट किया था। इस दिन पाकिस्तान का रिपब्लिक डे होता है। हालांकि छात्रा ने स्टेटस में कहीं पे भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर भी कर्नाटक पुलिस ने छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उसे बेल मिल गई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बोम्मई के सीएम बनने के बाद ही ये सब हो रहा है। उनके सीएम बनने से पहले जनवरी 2020 में कर्नाटक के स्कूल में एक प्ले हुआ था, उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया। स्कूल के बच्चों ने इस प्ले में कथित तौर पर CA/NRC की आलोचना की थी। इस मामले में स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं और प्ले में जो एक छात्र शामिल था उनकी मां जो रही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें भी बेल पर रिहा कर दिया गया। अच्छा, वैसे भी कर्नाटक में हर चुनाव में टीपू सुल्तान का जो भूत है उसको कब्र से बाहर निकाले जाने का रिवाज रहा है और इसी रिवाज पर हमारे यहाँ अविनाश राय ने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर किया जिसका लिंक मैं आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई में पूरा हो जाएगा तो संभवतः चुनाव उसके पहले ही हो जाएगा और नतीजे भी उसके पहले आ जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले ऐसे ही तमाम मुद्दे जो है उनकी बहार ही रहेगी। तो जो भी होगा आपको बताएंगे यहीं अनकट पर। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।